हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और एनर्जी नीड के लिए 85% और अब तो 87% डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी नीड। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो हम मान लो रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल पर्टिकुलरली एक मेजर कंसर्न है फॉर इंडिया। मोर देन 85% हम डिपेंडेंट हैं ऑयल इंपोर्ट्स पर। और जब कभी भी ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी और इकोनॉमिक हेल्थ पर आता है। इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए, सिक्योरिटी मीन्स सप्लाई कांस्टेंट बनी हो, इसको इंश्योर करना हमारी गवर्नमेंट के लिए पहली प्राथमिकता है। आप समझेंगे, अगर एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है या सप्लाई रिस्ट्रेंट्स होते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। सारी इकोनॉमी ठप हो जाती है, क्योंकि सब कुछ मूवमेंट जो है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। या फिर अगर कॉस्ट बढ़ गई एनर्जी की, एनर्जी इंपोर्ट्स कॉस्ट बढ़ गई तो उसकी एक अलग से इम्पैक्ट होंगे। इंटायर इकोनॉमी फिर महंगाई ऊपर हो जाएगी। उसका इम्पैक्ट अभी कल आपने देखा कि जब आरबीआई ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रेपो रेट्स वगैरह थे, रेगुलेशन था, मार्केट बैंकिंग रेगुलेशन, उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस को एकोमोडेटिव स्टैंस में रखा, है ना। उसने रेपो रेट्स को कम नहीं किए, बिकॉज वो जानता है कि इन्फ्लेशन अभी डिपेंड करता है ये सप्लाई रिस्ट्रेंट्स पर भी, तो महंगाई आगे पीछे बढ़ ना जाए, इसलिए उसका कंस्ट्रेंट रखना बहुत जरूरी है। तो ये तो रेगुलेशन, इंटरनल रेगुलेशन की बात है। हम बात करेंगे एक्सटर्नल रेगुलेशंस की। अभी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जा रही हैं फिर से, क्योंकि वो 90 डॉलर पर बैरल, 90 डॉलर पर बैरल अभी से प्राइस, अभी कुछ दिन पहले प्राइस इसके ऊपर चली गई। अब वो ये उम्मीद की जा रही है कि 100, ना 100 डॉलर पर बैरल होने जा रही है। तो जिस तरह ये प्राइसेस बढ़ेंगी, जैसा कि अभी प्राइस आपने यहाँ इलेक्शन 2 महीने पहले 80-85 इस तरह था डॉलर पर बैरल, लेकिन अब $15 पर बैरल बढ़ेगा। इससे इकोनॉमी पर डायरेक्ट हर्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का मोड है। जून तक तो सरकार तो इंटरवीन करेगी इसमें, है ना, प्राइसेस बढ़ने नहीं देगी, वो खुद एब्जॉर्व करेगी सारी चीजों को। और इलेक्शन के बाद फिर वो हम लोगों से टैक्स के फॉर्म में वसूल लेगी। लेकिन ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं और इंडिया ने क्या स्टेप्स इस पे लिए हैं, हमारा डिस्कशन ये हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम भाग दौड़ चारों तरफ करते रहते हैं। मिस्टर पुरी, जो अभी एनर्जी मिनिस्टर हैं, वो रशिया के ऑयल को जिस तरह डिफेंड करते हैं, वेनेजुला के ऑयल्स को भी वो डिफेंड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि मैक्सिको एक कंट्री है जो यूनाइटेड स्टेट के साउदर्न बॉर्डर पर उसका डायरेक्टली बॉर्डरिंग कंट्री है यूनाइटेड स्टेट का। तो उसने भी सप्लाई जो है ऑयल की प्रोडक्शन कम कर दिया है और एक्सपोर्ट भी प्रोपोर्शनली कम हो गई। इंडिया वहां से भी इंपोर्ट करता था ऑयल,
और इंडिया नाइजीरिया से भी ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए हम नाइजीरिया में फॉरेन मिनिस्टर भी 2 महीना पहले वहाँ 3 दिन काट के आए हैं। इसलिए जहां जहां पे भी ऑयल सप्लाईज है, भारत वहां से संबंध अपना अच्छा बना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हमारी डिपेंडेंसी इन पर है। अब नाइजीरिया के साथ 3 दिन वहां रहे हैं, तो वहां से भी ऑयल सप्लाई होता है कुछ सर्टेन अमाउंट में, लेकिन उसके पास रिजर्व है। अगर हम शॉक में कभी चले जाते हैं तो डेफिनेटली वहां से रिलेशनशिप ठीक होने की वजह से चीजें हो जाएंगी। तो ये भी एक अच्छा रिलायबल पार्टनर है। और मैक्सिको ने कर्टेलमेंट शुरू कर दी है। और मेजर जो ऑयल सप्लायर हैं वो यूनाइटेड स्टेट, द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसने भी कंस्ट्रेंट्स करने शुरू कर दिए हैं, जबकि उसकी ज्यादातर सप्लाई यूरोप को जा रही है। लेकिन इंडिया भी अपना लेस देन 1% इम्पोर्ट करता है ऑयल वहां से, यूएस से। लेकिन अब जब से रशिया का संबंध इंडिया के साथ ये अभी ऑयल सप्लाई में बढ़ गया था, तो भारत ही एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था यूरोप को और यूएस को। इंडियन ऑयल, डीजल और पेट्रोल्स वहां पे रिफाइन करके यहाँ पे रशियन ऑयल और ट्रांसशिपमेंट के थ्रू उसको यूरोप और यूएस भेजा जा रहा था। उसमें भी भारत ने काफी पैसे कमाए। लेकिन अब ये सारे ऑयल तो रिजर्व है नहीं, है ना। ऑयल रिजर्व अपने पास है, 9-10 दिन के लिए ऑयल रिजर्व इमरजेंसी के लिए रखा गया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं हो, इमरजेंसी के लिए है, डेली यूज के लिए तो है नहीं, है ना। तो ऑयल प्रोडक्शन भी एक चैलेंजिंग टास्क बन गया है। तो ये सारे चीजें तो मैंने आपको बताई कहाँ कहाँ से भारत ऑयल इंपोर्ट करता है, जबकि वेनेजुला को भी यूनाइटेड स्टेट ने स्ट्रैंगुलेट कर दिया था। उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, उसकी इकोनॉमी बैंकरप्ट कर दी, है ना, क्योंकि उसके पॉलिटिकल अपने ऑब्जेक्टिव थे यूएस के। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है इन लोगों की। और रशिया से भारत जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उसमें भी धीरे धीरे रिडक्शन शुरू हो गया है। मैक्सिमम 45% तक गया था, लेकिन अब 35 हो गया है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और एक पॉलिटिकल गेम चारों तरफ चल रही है। फिर देखते हैं कि ये किस तरफ चीजें जाती हैं। लेकिन अभी ये जो एक और ज्यादा टर्बुलेंस होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच डिस्प्यूट। ये अगर डिस्प्यूट होने की संभावना भी, प्रोबेबिलिटी भी व्यक्त की जाती है, तभी प्राइसेस बढ़ जाती है। आप समझे चीजों को। अगर ऐसा लोगों को फियर भी हुआ कि ये चीजें, मिलिट्री टेंशंस बिटवीन इजराइल एंड ईरान वेयर द इमीडिएट ट्रिगर, है ना। अभी तो लड़ाई दोनों के बीच हुई नहीं है, नहीं डायरेक्टली, लेकिन इसका भी एक इम्पैक्ट हमारे ऑयल सप्लाई और प्राइसेस पर नजर आता है। और दूसरा, अब जबकि डाइवर्जेंस शुरू हो गया है, रेड सी के थ्रू चीजें आ नहीं रही है, तो लेट पहुंच रही हैं और कॉस्ट ज्यादा लग रही है। ये भी एक मेजर इश्यू बन गया है। तो recent move by the Mexico to slash its crude export is compounded a global squeeze. ये भी एक प्रॉब्लम हो गया है ना, prompting refineries in US, the world largest oil producer, to consume more domestic barrels. अब देखिए इसका मैक्सिको को ऑयल जो है यूएस जाता था, अब क्योंकि उसने सप्लाई यूएस की एक्सपोर्ट बंद कर दिया यूएस को, क्योंकि प्रोडक्शन बंद मैक्सिको ने कम कर दी, तो अब यूएस जो ऑयल अपना एक्सपोर्ट करता था वो डोमेस्टिकली कंज्यूम करने लगेगा, है ना। यूएस की इकोनॉमी तो ऑयल कंज्यूम करती है लार्ज स्केल पर। अब उससे ग्लोबल सप्लाई चेन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इम्पैक्ट आता है। सो अमेरिकन सैंक्शंस जो है रशियन कार्गो पर, अब वो भी स्टैंडर्ड रह जा रही हैं मिड सी में ही, है ना।
वेनेजुला सप्लाई एज पोटेंशियली नेक्स्ट टारगेट, इस पर भी, लेकिन अब उस पर भी प्रॉब्लम है कि हुदी रेबल्स का अटैक होने की वजह से रेड सी से चीजें जो अपने पास आती थी उस पर भी कंस्ट्रेन हो गया। अब वो घूम करके इधर से क्या नाम है इसका, साउथ अफ्रीका, कैप्ट कौन सा टाउन है वो, वहां से होके गुजर रहा है, नहीं कैप ऑफ गुड होप है ना वो, है ना, वहीं से गुजर रहा है। और फिर इधर ये आकर के फिर अपने इंडियन ओशियन में आ जाता है, फिर अपने यहाँ सप्लाई होता है। तो एक लार्ज स्केल पर एक रूट जिसमें दो हफ्ते वीक्स लग जाते, 12-12, 15-15 दिन का डिले होता है ना। इससे शिपमेंट कॉस्ट बाकी चीजें, 1-2 घंटे का, 4 घंटे का डिले नहीं है, ये वीक्स का डिले हो जाता है। तो क्योंकि एक दिन में 40-45 नॉटिकल माइल ही मूव करती हैं ये शिप्स, मर्चेंट शिप्स, तो इनको आने जाने में काफी टाइम लग जाता है। तो ये भी एक कॉस्टली बिजनेस हो जा रहा है। तो ऑयल क्रंच चारों तरफ है, क्योंकि ऑयल सप्लाई हर जगह, चाइना के भी इकोनॉमी लिफ्ट अप कर रही है, तो चाइना भी कंज्यूम करना लार्ज स्केल पर ऑयल शुरू कर दिया है। इसका भी एक इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है ना। अभी तक तो उसकी इकोनॉमी उतना फ्लॉरिश नहीं कर रही थी, तो ऑयल की जरूरत उसको उतना नहीं थी, लेकिन 250 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड उसने यूएस के साथ कर ली। 250 बिलियन बायलैटरल ट्रेड विद रशिया चाइना ने कर ली। तो ये भी एक उसकी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है कि अब धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी जो है वो लिफ्ट अप कर रही है, जबकि प्रोडक्शन भी है कि 5.5 और 5.6 और 6% तक जा सकती है इकोनॉमी उसकी। रिवाइविंग करने में भी लोग लगे हुए हैं। तो रिवाइव अगर होती है, जिस भी वो लार्ज स्केल इकोनॉमी है, काफी बड़ी इकोनॉमी है, तो ऑयल को, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को भी बढ़ा देता है, क्योंकि कंज्यूम ज्यादा करता है, फिर सो डिमांड बढ़ जाती है, सो एज ए रिजल्ट प्राइसेस बढ़ जाती हैं, है ना। तो ये भी एक डिमांड सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स और फिर बाकी सारी चीजें। तो ये है ओवरऑल 35% स्लाइड कर दिया मैक्सिको ने, नहीं अभी एक बदतमीजी लोगों ने शुरू कर दी है, वाकई में बदतमीजी कहता हूँ, क्योंकि जो ओपीईसी जो ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, ऑयल पेट्रोलियम है ना, एक्सपोर्टिंग कॉर्पोरेशन है कंट्रीज ना, ओपीईसी प्लस में रशिया भी आ जाता है। तो ये सारी एक अपना रूल्स बना के रखे हैं, 8-10 कंट्रियों का एक अपना ग्रुप है जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने बनाया हुआ है, ओपीईसी। तो वही डिमांड, वही लोग इसका डिसीजन भी कर रहते हैं कि ऑयल सप्लाई ग्लोबली कितना होना चाहिए, क्या प्राइस सेट होनी चाहिए, उसी हिसाब से लोग प्रोडक्शन कट कर देते हैं, नहीं। तो ये भी सारे इश्यूज हैं। 2 साल पहले न्यूज में मैंने पढ़ी थी, भारत ने रिक्वेस्ट किया था सऊदी अरेबिया से कि आप ऑयल प्रोडक्शन करें ज्यादा, लेकिन ऑयल उसने, सऊदी अरेबिया ने उसको सुना नहीं बात को, है ना, किया नहीं उसने। तो इससे भारत को भी लगता है कि ठीक है, उसकी अपनी इकोनॉमी है और उसके अपने कंट्रोल ज्यूरिसडिक्शन में चीजें आती हैं, दैट्स ओके। लेकिन भारत रशिया की तरफ फिर जाना शुरू कर दिया। फिर वेनेजुला के साथ भी मिस्टर जयशंकर ने बात की थी, लेकिन उसके ऊपर भी अभी बहुत सारे रिस्ट्रेंट्स हैं। और इंडिया ने अभी 3 महीना पहले न्यूज आई थी इकोनॉमिक्स टाइम में कि इंडिया इज मूलिंग टू इम्पोर्ट इरानियन ऑयल एज वेल। सो जब मिस्टर जयशंकर वहां गए हुए थे उसी दौरान की बात है, अभी 1.5-2 महीना हुआ होगा। तो ये भी एक इश्यू है कि मे बी कि इंडिया इम्पोर्ट कर ले, लेकिन क्योंकि कहानी उसके साथ एसोसिएटेड है। ईरान की एक अपनी स्टोरी है। ईरान के साथ इंडिया का, देखिए इंडिया को ऑयल की जरूरत तो है, जबकि ईरान कह रहा है कि मैं 50% ऑफ पर आपको ऑयल दे दूंगा, है ना, मतलब $40 है ना पर बैरल पर, $50 पर बैरल पर दे दूंगा मैं। लेकिन इंडिया वहां से नहीं ले रहा, जबकि वही ऑयल जो सैंक्शनड है रशिया का, इंडिया उसको लेने के लिए वेस्टर्न पावर से लड़ जा रहा है है ना।
बात को आप समझे, इंडिया उसी ऑयल को लेने के लिए रशिया के साथ जब ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो उसको डिफेंड कर रहा है पूरी स्ट्रेंथ के साथ, है ना। लेकिन वही ऑयल है जो ईरान के साथ लेना है। ईरान ने कहा भी था कि तुम रशिया का ऑयल ले सकते हो। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आया हुआ था, 1.5 साल पहले की बात है, यहाँ मिला भी था ऑफिस में जयशंकर से, बाकी लोगों से भी। तो उसने रिक्वेस्ट भी की कि आपको मैं ऑयल सप्लाई कर सकता हूँ और आप कर लें। और उसने कहा भी मीडिया के सामने कि आप रशियन ऑयल को ले सकते हैं, लेकिन हमारे ऑयल को क्यों नहीं ले सकते। क्योंकि दोनों सैंक्शन है। लेकिन भारत की अपनी और मजबूरियां हैं। भारत की अपनी मजबूरी है, मजबूरी और फ्रेंडशिप एक बीच कॉम्बिनेशन, कंफ्यूजिंग कॉम्बिनेशन में कह सकता हूँ। भारत का इंटरेस्ट भी ईरान में है, क्योंकि चाबहार के थ्रू हमें जाना है सेंट्रल एशिया, और ईरानियन ऑयल की भी जरूरत है। ईरान हमारा इमीडिएट नेबर भी है। लेकिन ईरान की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है। एक दिन मैं उसको जो वहाँ का लीडर है उसके स्पीच को 2 मिनट सुना, तो उसने 2 मिनट के अंदर 4 बार मुल्लायत की बात की। हम्म। और सारे एजेंडे जो हैं वो, उनका एक माइंडसेट बना हुआ है, एक रिलीजियस कलर में हर चीज पेंट करने की। वो उसी एंगल से हर चीज देखते हैं। ये उसकी एक सबसे बड़ी समस्या है। और उसी रिलीजन के फेवर में आकर के उसने जम्मू एंड कश्मीर में भी अपनी आवाज उठाई थी। और इवन दो कि एक पहले जो उसका प्रेसिडेंट था, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, तो उसने जाकर के यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में जो एनुअल स्पीच होती है उसमें जाकर के जम्मू एंड कश्मीर की बात की। और उसने फेवर किया कि उसने पाकिस्तान के जो इशूज हैं उसको एड्रेस किए जाने चाहिए एज सेम एज द पाकिस्तानी लैंग्वेज यूज्ड। तो उस पर भी भारत ने रिजर्वेशन शो किया। तो ये दो हमको एजेंडा से लगते हैं कि, और कोई बहुत कॉन्सेंट्रिक इंटरेस्ट नहीं है दोनों कंट्रीज के बीच, है ना। जितना इंटरेस्ट है उसी हिसाब से रिलेशनशिप भी है। अगर आप हर एंगल को, हर चीज को एक ही एंगल से देखना शुरू कर, ईरान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, न्यूक्लियर वेपन समस्या नहीं है। ये जो पॉलिटिकल सेटअप वहां पे बना हुआ है, ये उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो नॉन लिबरल है। वो अभी 7वीं सेंचुरी में वो घोड़ों पे चढ़ के गधों पे वाला वो कॉन्सेप्ट उनका है ना। मॉडर्न एरा में जरूर रह रहे हैं, मिसाइल भी बना लेते हैं और रॉकेट भी लॉन्च कर लेते हैं आज के डेट में। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है ही, इसमें दिक्कत नहीं है। लोग पढ़े लिखे भी हैं, इधर उधर इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो आज के लिए बना लेते हैं वेपन वगैरह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन है कि अभी जो आइडियोलॉजी है रूलर्स की, 1970, 79 और 80 और उसके बाद से ये जो वहाँ पे रूलिंग एलीट आ गई और ये रिलीजियस वहाँ पे डिनोमिनेशन वाले लोग आ गए रूल करने के लिए, तब से वो कंट्री रिलीजन के ही फेवर में इंटरट्यून्ड हो गई है पूरी तरह से। तो आउट ऑफ द बॉक्स उनकी थिंकिंग नहीं है, सॉरी टू से दिस। यही एक सबसे बड़ी समस्या बन रही है ईरान की। अदरवाइज लिबरल अगर माइंडसेट के साथ सोचना शुरू करें और चीजों को वे फॉरवर्ड करें, तो न्यूक्लियर वेपन्स जैसे इंडिया ने बनाए, इंडिया ने तो बनाए या पाकिस्तान ने भी बनाए, तो लोग बनाते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन उसका एक एजेंडा डिफरेंट है। उस अगर वेपन वो बनाता भी है तो उसका एजेंडा डिफरेंट है ना। उसका पॉलिटिकल इक्वेशन में वो सेट नहीं हो रहा, ग्लोबल पॉलिटिकल इक्वेशन में ईरानियन न्यूक्लियर बम सेट नहीं हो रहा। इसलिए उसके ऊपर मैक्सिमम जेसीपीओ का जो एक्ट है 2015 का, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की फोर्सफुली नहीं, एप्लीकेशन करने के लिए बाउंड किया जा रहा है। सो उसका बम जो है वो खतरनाक होगा दुनिया के लिए, क्योंकि वो मुल्लायत पर बेस्ड है ना। तो ये देखने की बात है कि किस तरफ चीजें जाती हैं।
और ईरान एक इस रीजन में डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन रहा है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, मैं यही बात को स्टॉप करता हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग।